नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पद्मावत एक महाकाव्य के लक्षणों से युक्त है, तो इसके बारे में आज आप लोगों से चर्चा करेंगे। पद्मावत को महाकाव्य क्यों कहा जाता है, ऐसे क्या कारण हैं जिसके द्वारा वो महाकाव्य की गरिमा से पूर्ण है, तो इस बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले मैं महाकाव्य के लक्षणों को प्रस्तुत करता हूँ। महाकाव्य के लक्षण हैं, यह सर्गों में बंधा हुआ होता है। इसमें एक नायक रहता है और देवता या धीरोदात्त गुणों से समन्वित उच्च वंश का क्षत्रिय होता है। श्रृंगार, वीर, शांत, इन तीनों रसों में से कोई एक सा रस अंगी रूप में रहता है। नाटक की सब संधियाँ इसमें रहती है। महाकाव्य का वृत्तांत इतिहास प्रसिद्ध हो या सृजनाश्रित हो, इसमें मंगलाचरण और वस्तु निर्देश होता है। कहीं कहीं दुष्टों की निंदा और स्वजनों का गुण कीर्तन भी महाकाव्य में होता है। एक सर्ग में एक ही छंद रहता है और अंत में वह बदल जाता है। सर्ग के अंत में अगले सर्ग को सूचना रहती है। कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए एक सर्ग में। इसमें संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रातःकाल, मध्याह्न, आखेट, पर्वत, ऋतु, वन, समुद्र, संग्राम, यात्रा, अभ्युदय आदि विषयों का वर्णन रहता है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अनुसार महाकाव्य के क्या लक्षण होते हैं, उनको भी आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। महाकाव्य एक प्रबंधन प्रधान विशालकाय काव्य रचना होती है। इसमें जातीय भाव की प्रधानता होती है, व्यक्ति की नहीं, इसलिए हमें प्राय कोई जातीय संघर्ष भी दिखाया जाता है। इसका विषय परंपरा से प्रतिष्ठित और लोकप्रिय होता है। महाकाव्य के पात्र शौर्य गुण प्रधान होते हैं। उनका संपर्क देवताओं से भी रहता है और उनके कार्यों की दिशा निर्धारित करने में देवताओं और नियति का हाथ रहता है। इसमें नायक को लेकर सारी कथा एक सूत्र में बंधी रहती है। शैली में एक विशेष प्रकार की शालीनता और उत्कृष्टता रहती है। इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है और इन तत्वों के आधार पर पद्मावत के महाकाव्य की हम विवेचना करते हैं। पद्मावत सरगबद्ध काव्य न होकर खंडबद्ध काव्य है। वस्तुतः सरग और खंड में कोई मौलिक भेद नहीं होता है। इतना अवश्य है कि सरग विभाजन करते समय विभिन्न सर्गों के आपसी परिमाण का ध्यान रखा जाता है, किंतु पद्मावत में खंड विभाजन करते समय कवि ने घटनाओं के अनुसार ही खंडों का नामकरण कर दिया है। जैसे रतनसेन जन्म खंड, रतनसेन पद्मावती विवाह खंड, राजा बादशाह युद्ध खंड इत्यादि। अतः खंडों का कलेवर भी घटनाओं के परिणाम के अनुसार घटता बढ़ता गया है। पद्मावत का नायक रतनसेन उच्च कुल संभूत क्षत्रिय राजा है। रतनसेन दृढ़ निश्चय, स्थित एवं साहसी व्यक्ति है। वह सूरवीर भी है और क्षमावान भी है। उसमें जातीय गौरव भी है और विनयशीलता भी है। पद्मावत के प्रति उनका प्रेम निश्चल एवं दृढ़ प्रेम है। समुद्र यात्रा पर जाते समय राजा गजपति से रतनसेन कहता है कि यदि मैं जीता रहा तो पद्मावती को लेकर ही लौटूंगा और यदि मेरी मृत्यु हुई तो भी उसी के द्वार पर होगी। इस प्रकार स्थिर स्थल पर रतनसेन के अन्य उदात्त एवं सामान्योत्तर गुणों का परिचय मिलता है। सामान्यतः रतनसेन के चरित्र में कोई अवगुण नहीं है, फिर भी कुछ स्थलों पर उनके चरित्र की निर्बलता दिखाई पड़ जाती है। राजा रतनसेन सती खंड के अंतर्गत रतनसेन का पद्मावती के अभाव में जल मरने को उद्यत होना रतनसेन में धैर्य के अभाव को सिद्ध करता है। महाकाव्य के नायक की ये आतुरता नारी का इतना प्रबल मोह शोभा नहीं देता है। श्रृंगार पद्मावती का अंगिरस है। श्रृंगार में दोनों पक्ष, संयोग पक्ष एवं वियोग पक्ष, पद्मावत में पराकाष्ठा से चित्रित है। इनमें भी यदि प्रमुखता के प्रसंग को लिया जाए तो ये निर्णय सहज नहीं है।
कि संयोग प्रमुख है अथवा वियोग। यद्यपि काव्यात्मक उत्कर्ष जितना वियोग के चित्रण में है उतना संयोग के चित्रण में नहीं है। श्रृंगार रस के साथ साथ पद्मावत में भी रस का भी सुंदर अंकन हुआ है। श्रृंगार के पश्चात सर्वाधिक परिपाक वीर रस का ही है और वीर के मूल में भी श्रृंगार भावना ही है। अतः युद्ध का मूल कारण पृथ्वीराज रासो इत्यादि की भांति पद्मावत में भी श्रृंगार भावना तथा नारी सौंदर्य ही विद्यमान है। पद्मावत की कथा वस्तु में नाटक की संधियाँ वर्तमान है। कवि ने सप्रयास कथा को नाटकीय रंग देकर संधियों का समावेश नहीं किया, किंतु फिर भी कथा को गति सरल होने के कारण नाटक की संधियों को खोजा जा सकता है। पद्मावत का कथानक पूर्णतः इतिहास पर आधारित नहीं है, किंतु वह सर्वथा काल्पनिक भी नहीं है। वस्तुतः जैसा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि पद्मावत में विशेषतः उसके नायक रतन सेन में पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज की भांति फैक्ट्स और फिक्शन, तथ्य और कल्पना का अद्भुत योग हुआ है। पद्मावत में इतिहास तो नाम मात्र का है, किंतु ये कथा लोक प्रसिद्ध तथा ख्यात कथा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जायसी से पूर्व 1467 में पाठक राजवल्लभ ने इसी कथा को लेकर संस्कृत में रचना की थी और अन्य कवियों ने या विद्वानों ने भी इस प्रकार की कथा से काव्य रचना की थी। पद्मावत में आरंभ में ईश्वर की स्तुति होती है। पद्मावत में विशेष रूप से दुर्जन निंदा अथवा सज्जन प्रशंसा नहीं है। हमारा अभिप्राय उस प्रकार की व्यस्तियों विस्तृत तथा सौदेश्य दुर्जन निंदा और सज्जन प्रशंसा से है जैसा कि रामचरितमानस में उपलब्ध होती है। पद्मावत आदि से अंत तक एक ही छंद चौपाई में लिखा हुआ है तथा प्रत्येक 7 चौपाई के पश्चात एक दोहे का क्रम रखा गया है। पद्मावत के प्रत्येक सर्ग के अंत में भावी सर्ग की सूचना अनिवार्यतः नहीं दी गई है। पद्मावत खंडों में विभाजित है और एक खंड से समग्र प्रभाव के रूप में दूसरे खंड की कथा का आभास तो मिलता है, किंतु विधिवत भावी खंड की घटनावली को सूचित नहीं किया गया है। पद्मावत में 58 खंड है। इतनी बड़ी खंड संख्या का कारण है कथा की छोटी से छोटी घटना पर भी तत्संबंधी शीर्षक देना। पद्मावत में दिन के विभिन्न पहरों, प्रकृति के अनेक दृश्यों और मनुष्य के नाना क्रियाकलापों का वर्णन मिलता है। इसका दर्शन हम वर्णनात्मकता के प्रसंग में कर चुके हैं। अतः पात्र विधान के रूप में हम पद्मावत महाकाव्य को की समीक्षा करते हैं। सर्वप्रथम हम पात्रों को लेते हैं। नायक रतन सेन के विषय में हम कह आए हैं कि वह धीरोदात्त गुण संपन्न पुरुष है। एकाध स्थल पर उसके चरित्र में कतिपय कुछ गुणों के दर्शन होते हैं, जबकि पद्मावती के अभाव में सती होने को उद्यत हो उठता है, किंतु वह भी वास्तव में उनके चरित्र की दृढ़ता को प्रकट करता है। उसके इस कृत्य से पद्मावती के प्रति उनके प्रेम की पराकाष्ठा व्यंजित होती है। पद्मावत का मूल उद्देश्य प्रेम की पीर की अभिव्यक्ति करता है। अतः यदि नायक को प्रेमातुर दिखाया गया है तो ये अनुचित नहीं है, इसे नायक का चारित्रिक गुण ही समझना चाहिए। रतन सेन में शौर्य गुण प्रचुर मात्रा में है। जब अलाउद्दीन ने उसके पास पद्मावती को समर्पण करने के लिए संदेश भेजा तो सूरवीर रतन सेन अपने अभिमान की रक्षा के लिए आतुर हो गया और क्रोध वेश में उसके दूत से कहा, सुन अस्त्र लिखा उठा जरी राजा, जानव दे तरपि धन गाजा, का मोही सिंध देखावसी आई, कहीं तो सार दूर ले खाई, भले हैं सो साई पुहुमी पति भारी, मांग न कोई पुरख के नारी। पद्मावत में स्थल स्थल पर नायक रतन सेन के अन्य चारित्रिक गुणों की भी व्यंजना हुई है। चरित्र चित्रण की है परिपाटी जायसी ने अपभ्रंश के चरित्र काव्यों से ग्रहण की प्रतीत होती है। चरित्र काव्यों की विशेषता थी कि उनमें नायक के चरित्र की रेखाओं को उभारने की विशेष रूप से चेष्टा की जाती थी।
ये स्मरण रहे कि संस्कृत में कवि का अधिक ध्यान रस व्यंजना की ओर जाता है, पर दृष्टि से चरित्र काव्यों में एक नई दिशा ग्रहण की। चरित्र काव्य नायक के चरित्र चित्रण को विशेष महत्व देने लगे। जायसी ने भी अपने नायक की चरित्र रक्षा का ध्यान रखा तथा उसमें कहीं शिथिलता नहीं आने दी। कुछ नूतन प्रसंगों की उद्भावना केवल इसलिए की गई प्रतीत होती है कि रतनसेन देवपाल युद्ध खंड में रतनसेन देवपाल युद्ध रतनसेन की मृत्यु अलाउद्दीन के हाथों ने दिखाकर इतिहास के अनुसार जो कि दिखाई जानी चाहिए थी, जायसी ने हिंदू राजा देवपाल के हाथों रतनसेन की मृत्यु दिखाई है। ऐसा नायक की गौरव रक्षा के लिए किया गया है। शिव पार्वती द्वारा रतनसेन की सहायता की कल्पना भी नायक को विशेष महत्वपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करने के लिए की गई है। पार्वती और लक्ष्मी द्वारा रतनसेन की परीक्षा रतनसेन की पद्मावत के प्रति प्रेम निष्ठा को व्यक्त करती है। अतः इन प्रसंगों के आधार पर नायक के चरित्र को गौरव प्रदान करने के लिए किया गया है। इसमें संदेह नहीं कि जायसी अपने कर्म में सफल रहा है। महान कथानक है। कथानक को दृष्टि में भी पद्मावत एक सफल महाकाव्य कहा जा सकता है। पद्मावत का कथानक बड़ा वृहत है। इसमें 58 खंड है। इन खंडों का विभाजन घटनाओं के अनुसार किया गया है। फलते घटनाओं के आकार प्रकार के अनुसार खंड भी घटते बढ़ते गए हैं। कुछ खंड बहुत बड़े जैसे राजा गढ़ छेका खंड, गंधर्वसेन मंत्री खंड, पद्मावत रतनसेन भेंट खंड और लक्ष्मी समुद्र खंड इत्यादि खंड अत्यंत संक्षिप्त है तथा कुछ खंड रतनसेन जन्म खंड, रतनसेन साथी खंड, स्त्री भेद वर्णन खंड इत्यादि कथा का प्रवाह आरंभ से में पद्मावत रतनसेन भेंट खंड और उत्तरार्ध में चित्तौड़गढ़ आगमन खंड से लेकर अंत तक विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि नागमती वियोग खंड तथा पद्मावती रूपी चर्चा खंड में कथा की गति विच्छिन्न होती सी प्रतीत होती है, किंतु प्रकारांतर से उनका भी काव्य के समग्र प्रभाव को उत्पन्न करने में योग है। कथानक की दृष्टि से पद्मावत में विशेष शैथिल्य नहीं है, वरन उसकी कथा सामान्य रूप से सुसंगठित ही कही जाएगी। फिर यह भी तो है कि महाकाव्यों का मात्र कथा का आनंद लेने के लिए नहीं पढ़ते। महाकाव्य के कथानक का उद्देश्य समग्र रूप से पाठक के मन में मनोवैज्ञानिक भूमिका निर्माण कर देता है तथा पाठक महाकाव्य के उद्देश्य को ग्रहण कर सके। पद्मावत का कथानक इस दृष्टि से सफल रहा है। गरिमापूर्ण शैली है पद्मावत में। पद्मावत की शैली में भारतीय और अभारतीय अथवा फारसी तत्वों का अपूर्ण मिश्रण है। ये मसनवी शैली में लिखा गया काव्य है। मसनवी फारसी काव्यों में छंद की एक पद्धति विशेष है। मसनवी का साहित्यिक उपबंध केवल इतना ही है कि छंद में एक पूर्ण वाक्य इस प्रकार देते हैं कि भागों में विभक्त होता है। दोनों भागों में अंत्यानुप्रास के गुण का समावेश हो जाता है, अर्थात दोनों भाग एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। मसनवी का शाब्दिक अर्थ भी अथवा समान ही है। चौपाई में भी ये विशेषता है। अतः सूफी कवियों ने चौपाई को ही ग्रहण किया है। फारसी में 5 या 7 समान तक तुक वाली पंक्तियों के पश्चात बैत अथवा कवित्व से मिलते जुलते छंद का विधान है। हिंदी में इन कवियों ने बैत के स्थान पर दोहे का प्रयोग किया। सूफी कवियों ने चौपाई को प्रमुखता इस कारण भी दी कि आचार्य शुक्ल के अनुसार चौपाई अवधि का अपना छंद है और सूफियों की रचनाएं प्राय सबकी सब अवधि में ही उपलब्ध होती है। पद्मावत का उद्घाटन मसनवी शैली पर होता है। ईश्वर स्तुति, पैगंबर वंदना, गुरु वंदना और साहब व्यक्त की प्रशंसा के पश्चात कवि कथा वस्तु का निर्देश करता है, किंतु संपूर्ण कथा पूर्णतः मसनवी शैली में लिखित नहीं है। फारसी के मसनवियों में काल्पनिक घटनाओं तथा अतिमानवीय कृत्यों की अधिकता रहती है और कथा बिल्कुल अस्वाभाविक सी प्रतीत होने लगती है। हिंदी प्रेमाख्यानों में भी परवर्ती काल में काल्पनिकता का तत्व प्रमुखतः ग्रहण कर लिया गया था, किंतु जायसी ने पद्मावत की शैली की अस्वाभाविकता से रक्षा की है। यद्यपि पद्मावत में अनेक काल्पनिक घटनाओं का समावेश है, तथापि उन कल्पित घटनाओं की संगति मुख्य घटनाओं के साथ इस प्रकार बैठाई गई है कि संयोजन में बाधा नहीं पड़ती है।
पद्मावत की शैली एक मुख्य विशेषता उसकी सांकेतिकता है। शुक्ल जी ने पद्मावत के समस्त प्रभावों को लेकर उसे समासोक्ति की भी संज्ञा दी है। अभिप्राय यह है कि पद्मावत के पात्र और उसका कथानक दोनों ही द्विविधा व्यक्तित्व संपन्न है। उसकी घटनाएं लौकिक जगत एवं पारलौकिक जगत दोनों की ओर संकेत करती है। पद्मावत का उद्देश्य लौकिक जगत के क्रियाकलाप के माध्यम से अलौकिक सत्ता का आभास देना और यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इस उद्देश्य की पूर्ति कवि ने एक सूक्ष्म एवं संकेत वाहिनी शैली के द्वारा ही की। इस प्रकार रतन सेन और पद्मावती प्रस्तुत कहे जा सकते हैं और उसके द्वारा व्यंजित जीवन और ब्रह्मा का संबंध उसी अर्थ में अप्रस्तुत है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत की यह असाधारण योजना बहुधा श्लेषयुक्त शैली से संपन्न हुई है। कवि स्थल स्थल पर संकेत देकर अपने इष्ट अर्थ की वंदना करता गया। उदाहरणतः मानसरोवर खंड में पद्मावती का ये चित्रण बताया है। कहा मानसर चाहा सो पाई, पारस रूप यहाँ लगे आई, भिक्षे कुमद देखी शशि रेखा, है तेई रूप जहाँ जो देखा। इस प्रकार सिंगलगढ़ के वर्णन में मानव शरीर का रूपक वर्णित है। जो लई आप हेराई न जोही, तो लई हेरत पाओ न सोई इत्यादि पंक्तियाँ रतन सेन के प्रेम को साधारण प्रेम से अलौकिक प्रेम साधना की भूमि पर स्थापित करती है। यद्यपि जायसी का उद्देश्य जगत और ब्रह्मा के संबंध में सूफी सिद्धांत को व्यक्त करना है, किंतु ये उनकी शैली की विशेषता है कि पद्मावत में कहीं भी सिद्धांत प्रचार का आग्रह दृष्टिगोचर नहीं होता है। पद्मावत की शैली की विशेषता का महत्व चरित काव्यों की तुलना में आंका जा सकता है। चरित काव्यों के रचयिता जैन कवियों ने अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने हेतु भारत के पौराणिक पात्रों राम, कृष्ण, हनुमान इत्यादि को जैन धर्म में दीक्षा ग्रहण करते हुए चित्रित किया है। स्पष्ट है उनकी शैली में यह पैनापन, यह सांकेतिकता नहीं है जो काव्य के गुणभूत व्यंग नाम को सार्थक कर सके। जायसी की शैली में इसके विरुद्ध सांकेतिकता और सूक्ष्म व्यंजना की शक्ति है। पद्मावत जैसे अन्य कथापरक महाकाव्य की शैली के लिए यह आवश्यक भी था। अब महत उद्देश्य की दृष्टि से पद्मावत विश्व के महानतम काव्यों की श्रेणी में आता है। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से कोई एक महाकाव्य का साध्य होना चाहिए। पद्मावत का उद्देश्य काम और मोक्ष है। जायसी ने पद्मावत के अंत में लिखा है, कोई न जगत जस बेचा, कोई न लीन जस मोल, जो ये पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। स्पष्ट है पद्मावत की रचना का प्रयोजन यशार्जन है, जो काम में अंतर्भूत होता है। काम को यहाँ व्यापक अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। काम श्रृंगार अथवा यौन भावना का पर्याय नहीं है। काम से अभिप्राय है मानव और उससे इतर शक्ति के बीच के संबंध के तार को जोड़ने वाली भावना विशेष। जायसी ने काम भावना का उल्लंघन कर उसे पारमार्थिक सत्ता के प्रति सूक्ष्म प्रेम संबंध का वाची बना दिया है। पद्मावत के अर्थ में काम अलौकिक प्रेम का पर्याय है। जायसी का उद्देश्य, जैसा कि डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने लिखा है, कि लौकिक प्रेम के रास्ते से आध्यात्मिक प्रेम की अनुभूति का आभास देना है। डॉक्टर सिंह का कथन है कि इसी कारण मोक्ष प्राप्ति पद्मावत का प्रधान उद्देश्य भी बन गया है। और यदि पद्मावत को पढ़कर प्रेम की पीर उपज गई तो कवि का उद्देश्य सफल है। तुलसी ने कहिन उपावना तथा किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि लागी गिरा पछताना इत्यादि व्यंग काव्यों द्वारा जायसी तथा इस वर्ग के अन्य कवियों पर लौकिक प्रभुओं का गुणगान करने का जो आरोप लगाया था, उसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि रतन सेन और पद्मावती ये तो निमित्त मात्र है, साधन मात्र है। साध्य तो वह प्रेम की पीर है जिसको पाकर एक मुट्ठी छार मानुष वैकुंठ को प्राप्त करता है। यद्यपि प्रेम तत्व का ग्रहण जायसी ने सूफी विचारधारा से किया है, किंतु समस्त पद्मावत में उन्होंने एक स्थल पर भी सूफी सिद्धांतों के प्रचार के हेतु कुछ नहीं कहा। अतः जायसी का प्रधान उद्देश्य चाहे अपने मन के व्यक्ति रहा हो, किंतु
प्रश्न यह है कि कौन ऐसा महाकवि है जो किसी विशेष दार्शनिक मत में आस्था न रखता हो और काव्य सृजन करते समय अपनी आस्था की अभिव्यंजना न करे। पद्मावत की दार्शनिकता चिपकाई हुई नहीं है वरन एक काव्य का सहज अंग बनकर आई है। अतः व्यापक अर्थ में पद्मावत एक सफल महाकाव्य है और जाहिर से एक सफल महाकवि। कारण है कि सफल महाकाव्यों की रचना में महाकवि ही सफल होते हैं। पात्र, कथानक, शैली सभी दृष्टियों से उसका महाकाव्यत्व सिद्ध है। उद्देश्य की दृष्टि से तो वह अप्रतिम काव्य है। उसके विषय वस्तु और शैली दोनों में ही एकाधिक काव्य प्रवृत्तियों की विशेषताओं के दर्शन होते हैं। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने इसे रोमांचक महाकाव्य माना है क्योंकि इसमें भी रोमांचक तत्व और साहसिक कार्य जैसे भयंकर यात्रा, दुरह मार्ग, देव असुर आदि के अलौकिक कार्य, युद्ध, कन्याहरण आदि प्राप्त होते हैं। सहृदय के मन पर पद्मावत का अंतिम प्रभाव पद्मावती नागमती के सहगमन से उत्पन्न वैराग्य अथवा निर्वेद का होता है। उद्भूत चेतना वाले साहित्यिक व्यक्ति की सहृदयता को पद्मावती के अंतर में व्याप्त अनूठी सांकेतिकता अपनी ओर खींचती है। ये उसका विशेष गुण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पद्मावत को अंग्रेजी काव्य वर्गीकरण के अनुसार कलात्मक महाकाव्य कहा जाना उचित है। पद्मावत एक ऐसी अमर रचना है जो ये पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल वाली जायसी की कामना युगों युगों तक पूरी होती रहेगी। धन्यवाद।